बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है अंडर आइडियल कंडीशंस। हमारे पास कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं थी। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं विद इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस हो तो हमारे पास काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा उस एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ वर्क डन करने में भी इस्तेमाल होगा, तो फिर हमें उसे भी इंक्लूड करना होगा। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों केसेस देखते हैं, आइडियल केस भी देखते हैं और रियल सिचुएशन भी देखते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम with effect of air resistance. अच्छा, पहले आपको ये समझ आ जाए आइडियली हमारे पास क्या सिचुएशन थी जब एयर रेजिस्टेंस नहीं थी। तो जब एयर रेजिस्टेंस नहीं थी यानी ड्रैग फोर्स जीरो थी या किसी किस्म का भी फ्रिक्शन, बस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, किसी भी किस्म की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो थी, तो उस वक्त हम यूं भी कर सकते थे कि किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करें तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फर्स्ट कीजिए फाइनल वेलोसिटी है v, उसके पास इनिशियली हाइट है h, फाइनली हाइट होगी जीरो। तो इस दौरान ऑब्जेक्ट के पास इनिशियली कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है, एंड लॉस इन दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास गेन एंड लॉस की इक्वेशन बन गई। अच्छा, इसको बिल्कुल इसी तरह इंटैक्ट छोड़ दें। अब अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया गया तो लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन, तो फार्मूला तो यही रहेगा। ठीक है, सिर्फ इंटर कन्वर्जन होगी। अब ऐसे हालात में हम दो किस्म की वेरिएबल्स जो हैं वो अपने लिए ट्यून कर सकते हैं। अगर मैं m और m को कैंसिल करूं तो h की वैल्यू मिल सकती है। अच्छा, h की क्या वैल्यू होगी? h इज इक्वल टू, यहाँ पे हाफ v स्क्वायर बचा हुआ है तो हाफ हाफ, ये g इधर जाके डिवाइड हो जाएगा v स्क्वायर बाय g। तो अगर यह कौन सी कंडीशन है? अगर मैं उसको किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ लॉन्च करूं तो वो कितनी हाइट तक जाएगा, ये वो वाला केस है। अगर इसी में से आप v की वैल्यू निकालें तो v किसके बराबर होगा? v स्क्वायर है, ये 2g ऊपर चले जाएंगे 2gh, या v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gh। अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी एग्जैक्टली सेम आंसर आता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी लगा दें तो भी आपके पास यही रिजल्ट बनेगा। और अगर आपको याद हो तो मैंने उस वक्त पढ़ाया भी था कि अगर किसी डिस्टेंस x कवर करने के बाद वेलोसिटी मांगता है तो इट इज 2gx, ये याद है? अच्छा, बहरहाल अभी काम इन दो इक्वेशंस से है, तो इन दो इक्वेशंस को यूज करना सीखते हैं, फिर इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। मिसाल के तौर पे हमें ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी दी गई 25 मीटर पर सेकेंड, तो बताइए ये कितनी हाइट तक जा सकता है। सो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, h इज इक्वल टू हाफ ऑफ v स्क्वायर मीन 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 ले लें। 25 स्क्वायर 625 डिवाइडेड बाय 2 into 10, 625 को ऐसे लिखने 62.5 डिवाइडेड बाय 2, तो आसान हो जाएगा। अगर आप 625 डिवाइडेड बाय 20 निकालने लगते तो थोड़ी परेशानी आपको होती। तो मैंने 625 को पहले 10 पे डिवाइड करके क्या बना दिया 62.5, और 62.5 का हाफ क्या है 31.25। तो दिस इज द हाइट रीच्ड इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अच्छा, अब अगर एयर रेजिस्टेंस हो तो क्या होगा? इसी तरह इस पे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। अच्छा चलिए, मैंने एक क्वेश्चन इस पे करवाया, एक क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं कि अगर आपको कहा जाए कि ऑब्जेक्ट इनिशियली 80 मीटर की हाइट पे है, ऑब्जेक्ट इनिशियली 80 मीटर की हाइट पे, तो ग्राउंड को जब हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 2 into 10 into 80। तो देखें 2 into 8 16, और ये दोनों जीरो मिलके क्या बनाएंगे 100।
16 का स्क्वायर रूट 4, 100 का 40 आ गया कि नहीं? तो दैट्स हाउ जीरोस को अलग करके डील करें, डिजिट्स को अलग करके डील करें, जरा आसान हो जाएगा। अब अगर एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड किया जाए, रियल केस, ड्रैग फोर्स इज नॉन जीरो या फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इज नॉन जीरो। अगर फोर्स ऑफ फ्रैक्शन यहाँ पे मौजूद हो तो क्या होगा? ऐसे केस में अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करेंगे तो हम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? काइनेटिक। तो उसमें क्या आएगा? लॉस आएगा। कौन सी एनर्जी गेन होगी? लेकिन दरमियान में फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी तो वर्क डन होगा ना। तो तब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखेंगे कि लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल प्लस वर्क डन अगेंस्ट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है, व्हिच मीन अगर इसको थोड़ा सा भी सिंपलीफाई करके लिखते हैं हम न्यूमेरिकली, तो हम कहते हैं 10 जूल एनर्जी हमने दी थी, 4 जूल किस में कन्वर्ट हुआ? और 6 जूल इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द फ्रिक्शन, इसीलिए इट इज इतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट वर्क किसने किया है? फ्रिक्शन ने किया है। तो ये याद रखिएगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज, बट वर्क डन बाय द बॉडी इज पॉजिटिव। ठीक है। सो एक सिचुएशन ये हो सकती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड डाउनवर्ड। ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप डाउनवर्ड। अगर ड्रॉप करेंगे तो फिर इनिशियल एनर्जी कौन सी है? जिसमें लॉस आएगा, जिसका एक हिस्सा फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करते हुए और दूसरा हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में गेन की फॉर्म में अपीयर होगा। तो ऐसे हालात में इक्वेशन आएगी, द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब इन दो इक्वेशंस को इन दो सिचुएशंस के मुताबिक हैंडल करना है। अच्छा, आपने जब भी इस किस्म की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेगी तो पहले ये चेक करना होगा कि आपको ऑब्जेक्ट कैसे दिया गया, ऊपर थ्रो किया गया या ड्रॉप किया गया है, किस एनर्जी से किस एनर्जी में जाना है, ये इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो जितने भी वर्क डन होते हैं उनका एक ही फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये फोर्स कौन सी होगी? फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स होगी। कोई भी फोर्स हो, एयर रेजिस्टेंस हो, ग्राउंड फ्रिक्शन हो, बस उसको एफएफ से रिप्रेजेंट करना है, चाहे यहाँ पे हो या यहाँ पे हो। क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड से लॉन्च किया गया। अगर ये इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस 31.25 मीटर की हाइट तक गया था, तो इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस ये सिर्फ 25 मीटर की हाइट तक जा सका। आपको फाइंड करना होगा कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क डन हुआ। ठीक है। अब देखिए, मैंने पिछले प्रॉब्लम का डेटा यूज किया है। पिछले प्रॉब्लम में मैंने आपको कहा था कि अगर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो तो वो कितनी हाइट तक जाएगा, लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि फ्रिक्शन नहीं था तो इतनी हाइट, फ्रिक्शन है तो इतनी हाइट तक गया। तो अब इसने कितना फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन किया होगा? सो यू स्टार्ट विद क्या हुआ? द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द गेन इन प्लस वर्क डन अगेंस्ट friction. So the loss is half mv square and the gain is mgh prime, not mgh. It is mgh prime क्योंकि देखो ये बात तो उस वक्त हुई थी जब एयर रेजिस्टेंस नहीं थी। अब एयर रेजिस्टेंस है तो मतलब 25 मीटर तक ये जा सका है, क्योंकि जो लॉस आया है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में, यानी वो फुल बाय फुल ऊपर नहीं जा सका, वो किसकी वजह से? फ्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करने की वजह से आया। कैलकुलेट करते हैं, हमें सारा डेटा इसमें पता है। लाइक पहले रीअरेंज करते हैं। वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, सो हाफ mv स्क्वायर माइनस mgh प्राइम। सो इसमें मास कंसीडर कर लेते हैं, ये आपको गिवन होगा। फर्स्ट कीजिए ये कितना है? 1 kg। अगर 1 kg का मास है तो this is 1, this is 25 square का half minus this is 1, this is 10 into 25। अच्छा, 625 divided by 2 312.5 आता है। अच्छा, मैं पहले ऊपर लिखता हूँ, देखो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर
625 का हाफ माइनस 250। अच्छा, तो अब ऐसा कर लें, इससे तो आ जाएगा 312.5 minus 250 and the result is 62.5 joule। तो फ्रैक्शन के अगेंस्ट 62.5 joule वर्क डन हुआ है। This is how we find the work done against fraction। अगर इसके साथ एडिशनली आपको ये ना कहता, थोड़ा प्रॉब्लम को लंबा करने को कह देता, तो फिर वो ये करता, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। फिर वो ये नहीं कहेगा फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। तो अगर फोर्स ऑफ फ्रैक्शन निकालनी है तो दैट इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट अंडर द एक्शन ऑफ फ्रैक्शन। वर्क डन तो है 62.5, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है 25। तो इन दोनों को आप डिवाइड करें, देखिए अगर ये 50 होता तो 25 into 2 50, और ये इसके हाफ से ज्यादा है, तो तकरीबन 2.5 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रैक्शन यहाँ पे यूज हुई है। 2.5 एल्स आप जरा टोटली डिवीजन मैंने आपको सिखाई, आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। समझाओगे या नहीं? देख लो, 25 into 25 और 25 बटा 10 2.5। समझ आइए? यहां तक क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है आपको। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करें, ठीक है? A body of mass 1 kg is dropped from a height of 100 meters. If there is no air resistance, then find work done in penetrating centimeter in the sand below it। Solve करें। Okay, let's see the solution। आप क्वेश्चन की अगर डायग्राम बना लें तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बॉडी ऑफ मास 1 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर। तो हमारे पास जो हाइट है वो 100 मीटर है। ये वो बॉडी है जिसका मास 1 kg है। अब एयर रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो इसकी सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन। अब इसने काइनेटिक गेन कर लिया। नेक्स्ट सुनिए, if it then find the work done in penetrating 10 centimeter in the sand। उसके बाद हुआ ये है कि ये नीचे सैंड थी, तो ये सैंड में कितना पेनिट्रेट हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हमें ये फाइंड करना है कि कितना वर्क डन हुआ अगेंस्ट पेनिट्रेशन। अब इसके पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सी एनर्जी थी पोटेंशियल, वो सारी किस में कन्वर्ट हुई काइनेटिक में। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी mgh। अच्छा, m कितना है, g कितना है 10 into h which is 100। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? अब 1000 का 1000 ये यूज करेगा जब तक ये रुकेगा नहीं। तो इसने 1000 जूल यूज किया इन पेनिट्रेटिंग इनटू द सैंड। इसका मतलब वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू 1000 जूल। समझ आई बात?
अब अगर फर्दर ये मांग लेता कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, तो फिर फोर्स ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते? वर्क डन डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कितना हुआ है? 1000 और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 10 और 10 कैंसिल, रिजल्ट क्या आएगा? 100 न्यूटन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो इट इज 10 into 10 to power -2 which is 10 to power -1। तो अगर ये 10 to power -1 है तो कैंसिलेशन नहीं होगी, रादर ये नेगेटिव पर जाके तो यू गेट 10,000 न्यूटन फोर्स। तो सैंड में जो फ्रैक्शन थी वो 10,000 न्यूटन थी। इस 10,000 न्यूटन के अगेंस्ट 1000 जूल का एनर्जी लॉस हुआ, तब कहीं जाके वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ गया है। समझ आई बात की? तो देखो इस प्रॉब्लम में लॉस इन पोटेंशियल हुआ, गेन इन काइनेटिक हुआ, और वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया? इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रैक्शन। फिर उसी से हमने फोर्स ऑफ फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर ली। मैं इसी किस्म की एक और प्रॉब्लम आप लोगों को देता हूं, उससे अटेम्प्ट करिए आप। चलिए इससे अटेम्प्ट करें आप। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। 1000 kg की रोलर कोस्टर है जिससे एक अच्छी खासी हाइट से स्टार्ट किया, which was how much 40 मीटर से इनिशियल हाइट 40 मीटर थी। यहां से स्टार्ट किया और एंड कहां पे किया? 5 मीटर की हाइट पर एंड किया। इसका जो ट्रैक था वो कितनी लेंथ का था? 20 मीटर लेंथ का इसका ट्रैक था। तो इसका मतलब इसने यहाँ पे जो लॉस किया है वो किसकी वजह से किया है? फ्रैक्शन के अगेंस्ट लॉस किया है। ठीक है, इसने टोटल लॉस किया अगेंस्ट द फ्रैक्शन। तो हमें फोर्स ऑफ फ्रैक्शन निकालनी है। उसके लिए पहले हमें वर्क डन अगेंस्ट द फ्रैक्शन निकालना होगा। नाउ वर्क डन अगेंस्ट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो 40 से वापस 40 पे आ जाता तो इसका मतलब कि कोई भी फ्रैक्शन नहीं था, फ्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन नहीं हुआ। अब क्योंकि उसने पोटेंशियल एनर्जी लूज की है, सो वी राइट फाइनल वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल mgHf माइनस mghi। सो वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन इज इक्वल टू mg तो कॉमन ले लेना, mg hf माइनस hi क्या है? 5 माइनस 40 which is 35। मास 1000 है, g 10 है, 35 1 2 3 4 it is 35 into 10 to power 4, या फिर आप 3.5 into 10 to power 5 भी ले सकते हैं। जूल्स वर्क डन हो गया। अब फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय displacement covered under the influence of force of friction. Work done is 35 into 10 to power 4 and displacement covered is 20 meter. अच्छा, दोनों 5 की टेबल में आते हैं। तो 7/4 और 7/4 कैलकुलेट कर लें तो 4 into 1 4 3 आ जाएगा, और पॉइंट लगा दें तो 4 into 7 तो 4 into 7 क्या हुआ?
28 1.7 है into 10 to power 4, तो 1.7 into 10 75 आता है एक्चुअली 1.75 into 10 to power 4. ये देखिए ना, if it covers 20 meter along the rail, इस रेल के अलाउंग 20 मीटर कवर किया है तो इससे अपनी सारी पोटेंशियल एनर्जी लूज की है. तो अब मैं डिस्टेंस भी वही पुट करूंगा जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रैक्शन कवर हुआ है, इसलिए मैंने वहां पे 20 मीटर पे डिवाइड किया. ठीक है जी, थैंक यू.